एक छोटी सी बात जरूर है कि हम उसमें जैसे कोई किसी से बात कर रहा है तो हमारा जवाब आने के साथ साथ हमको हमारे रोजमर्रा के जीवन पे भी अब जाना पड़ेगा। हम अपना स्वाध्याय करते रहे, अपनी बाकी चीज़ों की जानकारियां भी जुटाते रहे, तो स्वाभाविक रूप से जब हम कोई भाषण देने खड़े होंगे, कोई विषय रखने जाएंगे, तो हमारी बात का वजन स्वतः ही बढ़ जाता है। और इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं मालूम कि क्या क्या ध्यान रखना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन ये विनम्रता से जरूर करता हूँ कि हमारे लिए भगवान की दया से सबको अध्याय तो हम पढ़ते रहते हैं जब अपना पाठ्यक्रम होता है, लेकिन स्वाध्याय हमारे लिए बजाय क्लास के जो लिमिटेड सिलेबस है उसके अलावा भी हमको पढ़ते रहने की आदत डलना चाहिए। जैसे मैंने अभी हमारी गीता का अच्छा पाठ किया, बेटी के लिए जोरदार ताली बजाएं, उसमें बहुत अच्छा। लेकिन इसने गूढ़ बातों को भी बहुत सरलता से ही रख दिया है। कभी कभी हम उस बात को कहने में ही ऐसे कभी समझ पाते, कभी नहीं समझ पाते। तो बात बहुत अच्छी है, गहरी भी बातें हैं, लेकिन ऐसी बातें जिस बातों को ऐसे थोड़ा सा हमको समझना भी पड़ेगा। जैसे हमारे गीता का ही एक पाठ है, उसमें हमारा भोजन करने का तरीके के आधार पर भगवान ने अन्न ग्रहण करने का तरीका बताया। तो हम अन्न ग्रहण मुंह से करते हैं, तो उनने इसको कितने प्रकार से करते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, कितने प्रकार से भोजन ग्रहण कर सकते हैं? कौन बताएगा? कठिन हो गया क्या? अरे ऐसे जैसे चबा के कराएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताओ जरा, मैं क्लू दे दिया आगे। हाँ बताओ। सर वो 32 बार चबा कर करते हैं। 32 बार चबा के करते हैं सर। नहीं, अब वो उसको तुम नीचे तक 32 बार करो, 100 बार करो। माध्यम एक चबा के हो गया। इनने आपने आई साहब बोल दिया कि पी के, मतलब एक पी के भी होता है, एक चबा के हो गया। और आगे माननीय, संस्कृत में तो मुझे नहीं पता है, परंतु एक डायरेक्टली गिल कर, निकल कर। अच्छा, हाँ, निगल कर, चूज कर, इसको ऐसे वो चूज कर। अब अपनों कितना छोटा सा प्रश्न है, लेकिन उलझ गए कि नहीं? और रिपीट करेगा जरा, आप बताओ 4 कौन कौन से तरीके हैं? हाथ खड़ा करो, बताओगे अपने वैसे। हाँ बताओ, माइक दो इनको। सर चबाकर और निगल कर, चाट कर और चूस कर, 4 प्रकार। तो स्पीकर क्या हुआ? अब मैं स्पीकर हो गया हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जैसे ध्यान में आया ना अपने को, बहुत छोटी सी बात है। गीता के अंदर ये परमात्मा की दया है, उसमें हमारी सारे वर्तमान के साइंस के, इतिहास के, शरीर विज्ञान के, सारी चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप और ट्विटर का और क्या क्या बहुत सारा अच्छा समय भी आ गया है कि आप उस पर जा कर के हमारी खास करके कई प्रकार के अच्छे वक्ताओं ने हिंदी में भी अपने श्लोक का उच्चारण करते हुए उसका अर्थ हिंदी में बता के समझाते हुए भी करते हैं। एक शैलेंद्र भारती हैं, बहुत अच्छे से वो अपने सब चीज़ों को रखते हैं, कभी मौका पड़े तो सुनना। चलो मैं ज़्यादा गहरे पे ले गया, आगे बढ़ो। अपने पे दूसरे कोई प्रश्न लाए। अगला प्रश्न आमंत्रित है। अपना उनने क्या प्रश्न किया था?
सर्वप्रथम आपको सादर आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं मां नर्मदा की पावन भूमि अनूपपुर से आया हूं। मेरा नाम प्रियांशु है। मुख्यमंत्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में जाना जाता है, कृषि क्षेत्र में विशेषकर, और वर्तमान समय में जो परिवर्तन हुआ है, जो परिवेश बदला है, उसमें प्राकृतिक खेती की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। तो हमारी सरकार हमारे युवाओं को, इस प्रदेश के युवा को, इस प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए और प्राकृतिक खेती के उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, और क्या इसमें स्टार्टअप और इंटर्नशिप जैसी स्कीम्स को लाने की कोई योजना है? बेटी, बिल्कुल है। आप खेती करते हैं? नहीं सर, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, भूमि नहीं है मेरी खेती से, परंतु मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से जरूर खेती में है, क्योंकि अन्य ही हमारे जीवन का आधार है। अच्छा, अपने परिवार में क्या करते हैं? मेरे पिताजी व्यवसायी हैं। क्या व्यवसाय करते हैं? हम प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब कि हमारा शादी कार्ड का थोक एवं फुटकर दोनों का व्यापार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अपने व्यवसाय के अलावा खेती में रुचि दिखाई, तो पहले तो इसमें ताली बजाएं हमारे अपने मित्रों के लिए, जिनके मन में जिज्ञासा आई कि खेती भी होना चाहिए, और खेती भी प्राकृतिक खेती होना चाहिए। प्राकृतिक खेती से हमारा शरीर भी पुष्ट रहता है, हमारे सभी संसाधन भी रहते हैं, और प्रकृति से भी हमारा जुड़ाव रहता है। रासायनिक खेती से हमारे कीट पतंगे से लेकर सारे लोगों का नाश भी होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी पौष्टिकता का भी नुकसान हो जाता है ना, खाने के लिए जो जरूरी है। तो हमारा लिए तो, अब केवल आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं उस पूरी बात बता देता हूँ। उसी में प्राकृतिक खेती सहित हम अपनी खेती के सभी प्रकार के प्रोत्साहन के लिए पूरा वर्ष हमने कृषि वर्ष घोषित किया, किसान कल्याण वर्ष के नाते 2026 को। इसी में हमने ये बात, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी भूमि भी है और सिंचाई का रकबा भी बढ़ रहा है, बिजली की उपलब्धता भी सरप्लस है, अब आवागमन की सड़कें भी हो गई, और ऐसे में कृषि उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत अच्छा है। इसलिए कृषि में हम अगर प्राकृतिक खेती पे जाते हैं, प्राकृतिक कृषि पे जाते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि देश में सबसे अच्छी प्राकृतिक खेती कहीं होती है या खेती का उत्पादन होता है प्राकृतिक खेती का, फसलों का, तो वो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता नंबर 1 पे, और विविधता भी बहुत है हमारे यहाँ। श्री अन्न अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो मोटा अन्न की बात करते हैं, वो सबसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सभी प्रकार, मक्का, सभी प्रकार का मोटा अन्न हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होता है। और ये आप बताओ कि हमारी अभी लंबी आयु, दीर्घायु के लिए बेसिक चीज होती है भोजन, और भोजन में अगर कोई केमिकल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं मान के चलता, तुम्हारी रुचि भी अच्छी है, लेकिन अब हमारी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हम इससे जुड़ा हुआ दूसरा खेती का महत्वपूर्ण उत्पाद, उनके साथ में अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करेंगे तो प्राकृतिक खेती के लिए गोबर का उत्पादन चाहिएगा, दूध का उत्पादन चाहिएगा, तो हम अपने पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। गोपालन में जो 25 गाय माता जो लेके आएगा, अगर 40 लाख का यूनिट बनेगा डेयरी उत्पादन को लेकर, तो उसमें 10 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। उसको केवल 25 लाख भरना पड़ेगा, हमारा 10 लाख हमारी तरफ से 30 लाख देना पड़ेगा। 40 लाख में से 10 लाख हम उसको देने वाले हैं। उसी के अलावा भी दूध उत्पादन के साथ उसको विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघों के आधार पे भी उसका दूध का ठीक से दाम मिले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के अंदर प्रति गोमाता 20 रुपए जो देते थे, उसको 40 रुपए गोमाता चालू कर दिया है, ताकि हमारे लिए गोमाताओं का गोवंश भी संरक्षित हो, और देसी गोवंश पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, ब्राजील एक देश, नाम सुना ना सबने? ब्राजील में आज से लगभग 100 साल पहले हमारे अपने गुजरात के एक राजा ने अपनी देसी गौ माताएं उनको दी थी, और नंदी भी दिए, और उसके परिणाम स्वरूप अपना आज की स्थिति में ब्राजील के अंदर दूध का उत्पादन देश ने, दुनिया के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जिन देशों में दूध उत्पादन होता है उसमें ब्राजील भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो अपनी देशी गौमाता के गोवंश से वो आगे बढ़ गए। तो ब्राजील जैसा छोटा देश भी इतना आगे बढ़ता है, तो हमको तो बहुत अच्छी अनुकूलता होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हमारे यहाँ एक पिक्चर भी आई थी, आप लोगों ने देखी? उपकार,
उपकार देखी किसी ने? आपके जमाने की उपकार में जय जवान जय किसान नारा सुना है ना? ये इसी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे 62 के युद्ध के बाद 65 में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उस समय अपने यहाँ देश के अंदर अन्न उत्पादन के लिए चुनौती थी, हमको बाहर से मंगाना पड़ा गेहूं वगैरह। तो उन्होंने कहा था हमारे युवा अपने खेत में अन्न उत्पन्न करे, किसानी करे, खेती करे, तो गांव से पलायन रुकेगा और अपने रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उसी पे मनोज कुमार ने पिक्चर बनाई थी उपकार, और उसी उपकार का एक गाना आपको याद होगा, मालूम है? अच्छा, बहुत प्रसिद्ध गाना है, मेरे देश की धरती सोना, वो याद है ना सबको? ये देखो आवाज किधर से आ रही है? अच्छा देखो, तो ये गाना सबको याद है, लेकिन पिक्चर भी याद रख ले, बढ़िया, अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक प्रश्न आमंत्रित है सामने से। आज मैं आपको बधाई इसलिए भी दे रहा हूँ, एक मिनट, हमारे सब युवा हैं, अभी पढ़ने वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो युवा में। देखो अधिकांश अपने स्कूल कॉलेज में है और सब भारतीय वेशभूषा में आए, साफे बंधवा के आए, कुर्ते पजामे में भी आए। ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारे युवा भी भारतीय वेशभूषा को पसंद कर रहे हैं। वो सुंदर भी बहुत लग रहा है, ताली अपने आप के लिए बजा। बहुत अच्छा। नमस्कार सर, मैं राजगढ़ जिले से हूँ और मैंने कृषि एवं पशुपालन को व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया है। गांव का प्रथम युवा किसान हूँ मैं। सर, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार शासकीय भूमि को खनन के लिए लीज पे दिया जाता है या और किसी चीज के लिए लीज पे दिया जाता है, तो ऐसे इच्छुक युवाओं को क्या लीज पे कृषि करने के लिए जमीन शासकीय भूमि मिल सकती है? ये संभव है? बैठिए। आपका प्रश्न हमने अभी तक तो दी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि आपके बारे में विचार करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक विषय दूसरा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विषय चलता है। आप अपने अनुबंध के आधार पर खेती कर सकते हैं और अनुबंध के आधार पर कई लोग खेती करने लगे भी हैं। जैसे अपन उसको अपनी भाषा में अध बटाई पे बोलते हैं ना, किसी की खेती कोई नहीं कर पाता तो उसके बदले में कोई उसकी खेती कर लेता है। क्योंकि ये बात सही है कि खेती करने के परंपरागत तरीकों में, परंपरागत तरीके से बीज में, पानी में, उसके बजाय थोड़ा वर्तमान के समय के हिसाब से बहुउद्देशीय तरीके से अगर खेती करते हैं तो ज़्यादा आमदनी हो जाती है। तो ऐसे में कई सारे लोग आकर के, कोई गन्ना लगाता है खेत में, बाद में गुड़ वगैरह उससे उत्पादित करते हैं, कोई आलू प्याज लहसुन के लिए खेत किराए पे ले लेते हैं, उनको भी उससे भी करते हैं। तो आप ये जो हमारे परंपरागत मान लो गेहूं है, सोयाबीन है, इनकी जो आय होती है उसकी तुलना में ये सब्जियां या इस प्रकार की फसल जिसमें ज़्यादा आय होती, पानी बिजली वगैरह ठीक ठाक। अब आज के राजगढ़ तो निहाल हो गया, पहले से राजगढ़ हमारा सबसे ज़्यादा सूखे वाला जिला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? 80% तक उत्पादकता बढ़ी है। देखो आप मोहनपुरा डैम सिंचाई परियोजना, देखो जोरदार ताली बजाओ हमारा। और ये मोहनपुरा डैम की विशेषता बताओ क्या है? सर, जिले का सबसे बड़ा बांध है, साथ में जो परियोजना है उसकी जो सिंचाई परियोजना जो है वो इजराइल के बेस पे बनी हुई है, तो प्रत्येक किसान तक प्रॉपर तरीके से सिंचाई का जल उपलब्ध हो पा रहा है। प्रॉपर कैसे हो पा रहा, थोड़ा और खोल के बताओ। सर, मैं बताता हूँ, जैसे कि जो आउटलेट लगे हुए हैं वो हर खेत में, हर प्रत्येक 4 बीघा पे एक आउटलेट है, तो उससे सिंचाई प्रॉपर तरीके से हो पा रही है हर किसान की। प्रॉपर तरीका क्या है सर? जो एक आउटलेट है ना सर, पानी का, वो सिर्फ 4 बीघा के लिए दे रखा है उन्होंने। तो एक आउटलेट से 4 बीघा अगर सिंचित होगी तो जल्दी होगी और व्यवस्थित होगी। देखिए बैठो, है ना, मैं आपसे सहमत हूँ। खेती के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, और जहाँ ये डैम बना था वहाँ बड़े पैमाने पे पलायन होता था, लोग परेशान थे, रोजी रोटी के लिए दूर जाना पड़ता था, कई आपराधिक गतिविधियों पे भी बढ़ावा दे देते थे, कई सारी कष्ट थे वहाँ पे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब लोग उस क्षेत्र में दूर दूर के लोग आकर के खेती करना चाहते हैं, क्योंकि पानी के लिए इतना अच्छा
आपकी प्राणी के लिए सिंचाई पद्धति में डैम से पाइपलाइन से पानी आएगा और पाइपलाइन से ड्रिप इरिगेशन से सीधे फसल तक पानी पहुंचाएंगे। एक बूंद भी पानी बिगाड़ने का नहीं, इतना बढ़िया। और ये पूरे देश का सबसे अच्छा मोहनपुरा डैम अपना मॉडल बना है। तो वाकई ये जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इसी प्रकार के और सारी नदियों के एक एक बूंद पानी का उपयोग खेती की किसानी के लिए कराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। और ये भी एक आंकड़ा है, अब जरा ध्यान में आएगा कि 1956 से लेकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। कितने? और 2002-03 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 42 लाख हेक्टेयर तक हो गई। और आज अपने पास में हमारी सरकार बनने के बाद आज की स्थिति पर 42 लाख से बढ़ा करके आज हमारी 58 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई हो रही है। ये अपनी सरकारों का किसानों के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक, आगे बढ़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम समय की सीमा का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हुए हमको नेतृत्व दे रहे खेल एवं कल्याण विभाग को नई ऊर्जा दे रहे और नई कीर्तिमान रचने के लिए इन युवाओं को पीछे से मार्गदर्शन दे रहे ऐसे हमारे मंत्री माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हों। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 29वां राष्ट्रीय स्तर युवा उत्सव विकसित भारत यंग लीडर संवाद। देखिए मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस बीच सुनिए। मुलाकात का ये जो आनंददायक हमारे खेल और युवा कल्याण मंत्रालय ने अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी को। इस अवसर पर माननीय डायरेक्टर राकेश गुप्ता जी और आप सब, सच में आज का दिन आपके सबके आने से हमारी इस आवास की भी शोभा बढ़ी। आपको सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी भाग्यशाली हैं। यद्यपि भारत को आध्यात्मिक पटल पर दुनिया के बीच में उसकी मूल चेतना के साथ भारत को भारत के लिए और भारत के तरीके से जिस शख्स ने दुनिया में परिभाषित कराया, अमेरिका से प्रारंभ करते हुए विश्व धर्म संसद से, वो स्वामी विवेकानंद की स्वरूपधारी आप सब विवेकानंद, मैं आपको बधाई देता हूं, सच में अभिनंदन करता हूं। विवेकानंद का परिवेश, विवेकानंद का वैसे आपकी जानकारी में होगा ही। मूलतः विवेकानंद जी तो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन बंगाल से निकलकर आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद भगवा वस्त्र के साथ भारत भ्रमण करते हुए जब वो राजस्थान पे गए तो खेतड़ी के महाराज ने उनको यही अपनी साफा वाली पगड़ी पहना करके उनको एक तरह से अपने इस भारतीय परिवेश का एहसास कराने का। और कितना जस्ता विवेकानंद जी के सिर पे साफा, ऐसा कभी हमको लगता है कि विवेकानंद जी के जो व्यक्तित्व के साथ साफे ने कितना मैच किया है। लेकिन ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज प्रदेश भर के अलग अलग विभिन्न युवा उत्सवों के माध्यम से निकले हुए हमारे प्रदेश भर के युवा जो यहाँ से निकल करके अब दिल्ली जाने वाले हैं, तो आप सब ने अपने अपने ढंग से अपनी पहचान बनाते हुए अपना एक तरह से इस लंबे मार्ग में अपनी मुकाम को हासिल किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। आपने कड़ी मेहनत की होगी, हमारे अपने सब प्रकार के मापदंडों के ऊपर से निकलते हुए। पहली बार सीएम हाउस में आए ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करो। अच्छा, जो पहले आ गए वो हाथ खड़े करो तुम। अच्छा, पहले आ चुके हैं। किस किस कारण से आए कोई बताएगा? मिलने आए थे, बहुत अच्छे है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बैठे बैठे कोई बात नहीं है ना, बताए बैठे। चलिए,
जो आए पहली बार उनको बधाई, और जो दूसरी बार उनको ज्यादा बधाई। आप भी सब आते रहेंगे। अभी लंबा चौड़ा भाषण देने का तो मौका नहीं है, आज तो आप सबसे मिलकर के देख करके आनंद आया। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और भारत के अंदर हमारे राज्य में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां सबसे तेज गति से युवा शक्ति बढ़ रही है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। ऐसे में आज हमारे अपने देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जब दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ आगे बढ़ रहा है, और परमात्मा चाहेगा आपके सबके सामने 25 साल का टारगेट है 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, ऐसी आकांक्षा और ये जवाबदारी आप सबकी है। आप सबको बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जो पंक्तियां आपके लिए ध्यान में आती हैं कि अचल खड़ा है पर्वत जैसे वे अनुशासित प्रहरी, है समाज रक्षक और सेवक, दूरदृष्टि अति गहरी, दूरदृष्टि अति गहरी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम की स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से आग्रह करूंगा कि हम स्वामी विवेकानंद जी की इस मूर्ति को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। मैं साथ ही में आग्रह करूंगा सोमेश वाधवानी जी से कि वे अपने साथ में लाए चित्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें। साथ ही में अमृता धाकड़, आपके द्वारा बनाई गई चित्र भी लेकर आप आए हैं, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें। हम अपने स्थान से करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें।